स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के 9 बजने वाले यूपी 9 बजे के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और बड़ी खबर नोएडा के बाद गाजियाबाद में सामने आए होमगार्ड घोटाला। 4 होमगार्ड के नाम पर ली गई है तनख्वाह। तो जो होमगार्ड ड्यूटी पर थे ही नहीं उनके नाम पर सैलरी ले ली गई। कमांडेंट ऑफिस में तैनात अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कबीरनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो इससे पहले आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा में जो होमगार्ड भर्ती घोटाला यहां पर उनकी ड्यूटी का घोटाला सामने आया था, उसकी फाइलें भी जला दी गई थी। तो इसके बाद अब कई और जगह भी इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। जो ताजा मामला हम आपको बता रहे गाजियाबाद का है, यहां पर उन होमगार्ड्स के नाम पर तनख्वाह ले ली गई जो कि ड्यूटी पर तैनात थे ही नहीं, और ऐसे 4 होमगार्ड हैं जिनके नाम पर तनख्वाह ली गई है। तो फिलहाल कमांडेंट ऑफिस में तैनात अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है और कबीरनगर थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अमित राणा हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो अमित जरा बताइए कैसे चल रहा था फर्जीवाड़ा यहाँ। हेलो जी अमित आवाज मिल रही है आपको? हेलो अमित आवाज मिल रही है? सुन पा रहा हूं आपको। चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, होमगार्ड जो कि ड्यूटी पर तैनात रहते, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उनकी ही ड्यूटी के नाम पर किस तरह से जो अधिकारी हैं वो अपनी जेब भर रहे हैं। नोएडा में सामने आया था, ग्रेटर नोएडा में जो सामने आई थी खबर, और उसके बाद अब गाजियाबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां होमगार्ड की ड्यूटी को दिखाकर, फर्जी ड्यूटी को दिखाकर उनकी तनख्वाह ले ली गई। तो ग्रेटर नोएडा का मामला भी आपको याद होगा, उसके बाद फाइल भी वहां पर जला दी गई थी। वो होमगार्ड जो ड्यूटी पर गए ही नहीं थे, उनके नाम से करोड़ों की तनख्वाह ले ली गई थी और काफी समय से ये गोरख धंधा वहां चल रहा था। तो उधर कार्रवाई हुई है और अब ऐसा ही खुलासा गाजियाबाद को लेकर हुआ है, जहां होमगार्ड्स की ड्यूटी के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, यानी कि फर्जी तरीके से उनको उपस्थित दिखाया जा रहा था, उनकी ड्यूटी दिखाई जा रही थी, जबकि वो ड्यूटी पर थे ही नहीं, लेकिन जो तनख्वाह उसकी आई वो अधिकारी ने अपनी जेब में रख ली है। तो ऐसे में कबीरनगर थाने में बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो गया है। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में होमगार्ड ड्यूटी घोटाला सामने आया है। तो वो होमगार्ड जो ड्यूटी पर थे ही नहीं और उनको भी खुद जानकारी नहीं हो, जो अभी हमने पिछले केस देखे थे तो खुद होमगार्ड्स को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके नाम पर, उनकी ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम कमा ली गई। और लखनऊ से खबर है, जहां आलमबाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और शातिर बदमाश हामिद रजा गोली लगने से घायल हो गया है। हामिद हाल ही में जेल से छूटकर आया था और उस पर लूट की कई वारदात में शामिल होने के आरोप है। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो हाल ही में जेल से छूटकर आया बदमाश हामिद रजा, जिसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे मामले इस पर पहले से ही दर्ज है। उधर जालौन के उरई कोतवाली इलाके में एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को बैट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की पत्नी का युवक के दोस्त के साथ संबंध थे और इसी को लेकर दोनों के बीच पहले बहस हुई और फिर मारपीट, और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि वीरेंद्र यादव नाम के युवक ने अपने दोस्त मुन्ना विश्वकर्मा को बल्ले से पीट कर घायल कर दिया। इतनी बुरी तरह घायल था कि अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। इस सारे मामले के बारे में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। सर, इसके पीछे किसी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है? अब वो सारी चीजें जांच के बाद क्लियर होंगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। संभल में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग जाने से लाखों का कबाड़ जल गया है। दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन देखिए जरा आप, क्योंकि कबाड़ का गोदाम था तो हर किस्म का सामान यहां रखा था, अखबार की रद्दी, प्लास्टिक और भी सामान था। तो इससे आग बड़ी तेजी से फैली और घंटों लग गए दमकल विभाग को इस आग को बुझाने में। लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हो गया है। और ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां कोरोना का असर दिखा है। जेवर एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी के सीईओ का इनकार, ज्यूरिख से ग्रेटर नोएडा आने से इनकार कर दिया है। तो 15 मार्च को निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा होनी थी और स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसे ये जिम्मा दिया जाना है, लेकिन ज्यूरिख के सीईओ ने फिलहाल ईमेल भेजकर जानकारी दी है कि वो आगामी बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो कोरोना को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। तो जेवर एयरपोर्ट, जिसका निर्माण एक स्विट्जरलैंड की कंपनी को करना है और इसके लिए ही वहां सीईओ को यहां आना था, ग्रेटर नोएडा आना था, लेकिन उन्होंने
इनकार कर दिया है। 15 मार्च को जो ये बैठक होनी थी, जो चर्चा होनी थी, यानी कि कोरोना को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट हर कोई है, तो फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है। कोरोना का असर हर जगह, हर काम पर नजर आने लगा है। तो देखिए अब जरा कि कोरोना को लेकर सरकार तो अलर्ट है, वो कायदे कानून के तहत काम भी कर रही है, नए नए आदेश भी जारी करे, लेकिन स्कूलों पर कितना असर, इसका झांसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सरकारी आदेश के बावजूद ज्यादातर निजी स्कूल खुले हुए हैं। कोरोना के चलते 22 तारीख तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो बैठक हुई थी राज्य सरकार की, सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और हालात को देखते फैसला लिया गया कि जिन स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, उनके अलावा सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। लेकिन आदेश की धज्जियां यहां पर उड़ी हैं और ज्यादातर निजी स्कूल आज भी खुले हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी आई। कोरोना वायरस से देश में दूसरी मौत हो गई है। दिल्ली के रहने वाली बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र 69 साल थी, उन्होंने दम तोड़ दिया है। महिला का बेटा विदेश से लौटा था, तो ऐसे में यही आशंका है कि उससे ही कोरोना इफेक्टेड हुई वो महिला। तो इसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बुजुर्ग की जान गई थी, जो सऊदी अरब से लौट कर आए थे। तो उस बुजुर्ग की उम्र 76 साल थी और एक और महिला जिसने अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते, उनकी उम्र 69 साल थी। तो और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सभी स्कूल और कॉलेजेस हालात को देखते 22 मार्च तक बंद है। हालांकि अभी हमने आपको बताया झांसी में कई स्कूल खुले हुए हैं। वहीं हालात को देखते हुए कुछ मुनाफाखोर अपनी जुगट में लग गए हैं, मास्क हो या सैनिटाइजर हो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो सीएम ने कह दिया है कि जो भी कालाबाजारी करेगा, तय दाम से ज्यादा दाम में बेचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैचेस पर भी असर पड़ा है। लखनऊ में जो एक दिवसीय मैच होना था दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में, पहले कहा गया कि बगैर दर्शक के ही मैच होगा, लेकिन फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। वहीं आईपीएल पे भी इसका असर पड़ा है और कोरोना की वजह से इसकी डेट को आगे खिसका दिया गया है। और आगरा में एक और कोरोना का मरीज मिला है। और इन सबके बीच देश की सर्वोच्च अदालत भी चिंतित है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो मुकदमे बहुत जरूरी होंगे केवल उनकी ही सुनवाई होगी और जो भी सुनवाई कोर्ट में होगी केवल दोनों पक्ष से जुड़े लोग ही कोर्ट रूम में आए, बाकी लोगों को कोर्ट के अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। तो कोरोना का इफेक्ट हर क्षेत्र में पड़ रहा है। अलग अलग डिसीजन हालात को देखते हुए लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं तो अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो मामले बहुत जरूरी होंगे इस दौरान उनकी ही सुनवाई होगी और उनकी सुनवाई में भी उन्हीं लोगों को कोर्ट में आने दिया जाएगा जिनसे जुड़े वो मामले होंगे। और कोरोना के कहर के बीच बेमौसम बारिश और ओलों का कहर भी जारी है। आज तड़के कई जिलों में बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है, तो वहीं ओले भी गिरे हैं, जिसने एक बार फिर से किसानों की रही सही फसल को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा 25 लोगों की जान चली गई है। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ गिर रहे हैं, उससे भी जान जा रही है। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस प्राकृतिक आपदा में, मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। उधर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस टोल बैरियर से इस कदर टकराई कि 23 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, लेकिन ड्राइवर इतनी तेज स्पीड में इस बस को दौड़ा रहा था कि वो उससे अब तक कंट्रोल खो बैठा और बस टोल के बैरियर से टकरा गई। तो फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से गोरखपुर की तरफ ये डबल डेकर बस थी जो जा रही थी। जाहिर सी बात है इसकी स्पीड बहुत तेज रही होगी, तभी देखिए आप कैसे पलट गई और कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में फिर ले जाया गया है। तो हादसे हो रहे हैं और एक तरफ कोरोना ने परेशान कर रखा है, वहीं मौसम की बात करें तो बारिश की वजह से भी लोग परेशान हैं। ओलों ने खासतौर पर किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि पहले भी इससे कई दौर के ओले पड़ चुके। देखिए जरा,
ये कहर हैं, ये ओले किसानों के लिए कहर हैं, क्योंकि उनकी खड़ी फसल को इन्होंने जमींदोज कर दिया है, तबाह कर दिया है और इस स्थिति में नहीं है फसल, क्योंकि गेहूं में बाली आ गई है। वही दलहन तिलहन की फसलों की हम बात करें तो वो भी कुछ महीनों में पककर तैयार होनी थी, लेकिन अब इन ओलों ने किसानों की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। देखिए जरा, सरसों का खेत है, क्या हाल इसका हो गया है, जिसने किसानों को परेशान करके रख दिया है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह लखनऊ से जुड़े हैं, अली शरर बुलंदशहर से, संदीप मिश्रा सीतापुर से, वहीं मनोज कुमार महोबा से जुड़े हुए हैं। तो अजीत, जरा आप बताएं राजधानी से क्या हाल है और कितना असर इस बदले हुए मौसम ने डाला है। देखिए बिल्कुल प्रीति, इस बदले हुए मौसम ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, आकाशीय बिजली, उससे 28 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मामले का संज्ञान लिया गया। सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि थी वो दी गई। इसके अलावा सभी डीएम से तत्काल जो है आती ओलावृष्टि और जो नुकसान हुआ फसलों का उसका आकलन करने और उसका मुआवजा देने का भी सीएम ने निर्देश दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल चौपट हो गई है, जो एक बड़ा व्यवसाय किसानों का है। अगर पूर्वांचल की बात करें प्रीति, तो वहां चना, मटर, इसके अलावा जो गेहूं की फसलें जो अंतिम स्टेज पर है, जो बाल निकल आए, जिनमें फल निकल आए, फूल जो ओलावृष्टि की वजह से गिर गए, तो किसान काफी परेशान है। और इस बिन मौसम की बारिश ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो किसानों के शहर से हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, अली शरर बुलंदशहर से हैं, तो बताएंगे। अली, जरा बताइए कितने परेशान है किसान अब इस ओलावृष्टि से और बारिश से? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से बारिश कहर बनकर किसानों पर टूटी है, पहले तेज तूफान और तेज बारिश के साथ जो तूफान आया, उसके बाद जो ओले पड़े हैं, तो किसानों की हजारों बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब से कुछ दिन पहले भी बारिश कहर बनकर टूटी थी, लेकिन कल जो बारिश हुई है वो बेपनाह लोगों के लिए नुकसानदायक रही है। हालांकि इस बारिश के चलते 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, क्योंकि जो ओला और तूफान यहाँ बुलंदशहर में आया था, चक्रवाती तूफान, उसके से जो घायल हुए हैं वो 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन किसानों का बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ सरसों, गेहूं और इसके अलावा जो दर्जन भर सब्जियां हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं इस ओला पड़ने के कारण, और किसान बेहद परेशान है। सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी मेहनत का फल आने वाला था, लेकिन ओलों ने सब बर्बाद कर दिया। संदीप, जरा आप बताइए सीतापुर में क्या स्थिति है? अब प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये बेमौसम जो बारिश हुई है, इस बारिश से जो है किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। खेतों में खड़ी फसल जो है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। लगभग देखा जाए, अगर खड़ी फसलों का जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, तो 50% से अधिक जो है किसानों की जो है फसल नुकसान हो चुकी है। तो जो खेत है, गेहूं थी, जो धान थी, वो बिल्कुल पक के खड़ी हो चुकी थी, लेकिन ओलावृष्टि बिल्कुल हो चुकी है। दलहन और तिलहन के साथ साथ में देखा जाए तो आम की जो बौर, आम के पेड़ पे जो संदीप, मनोज हमारे साथ महोबा से जुड़े हैं, और बुंदेलखंड के लिए तो हर मौसम ही आफत होता है। तो मनोज, जिस तरह बताइए, ये बिन मौसम की बारिश क्या हाल कर रही है यहाँ का? जी प्रीति जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल साफ कहा कि और बहुत सही कहा है कि बुंदेलखंड में हमेशा से बेमौसम बारिश होती है, जो किसानों के लिए काल बनकर आती है। साथ ही उनके लिए बहुत आफत की बारिश जो आसमान से इस समय हो रही है, वो लगातार बुंदेलखंड किसानों को परेशान कर रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार परेशान है। वो कह रहे हैं कि अब भगवान रहम करो, क्योंकि साल दर साल करीब 10 साल से यहाँ प्राकृतिक आपदाओं की मार बुंदेलखंड का किसान झेल रहा है। और अब ऐसे में जब फसल पूरी तरह से पूछिए हमारे साथ महिला किसान है प्रीति, हम उनसे जानने की कोशिश। माँ, कैसे परेशान हो आप? किस तरह, क्या यहाँ देखिए, यहाँ कैसे परेशान हो फसल को लेकर? हम बेटा बहुत परेशान है। हम मजूरी करत करत परेशान में जी, हम बाल बच्चे कैसे पाले? 2-2, 4-4 बीघा जांगा है, वही भगवान ने हमारी चपटी कह दी, पत्थरा पड़ गए। राई है तो राई झड़ गई, बटरा है तो बटरा झड़ गए, मछली झड़ गई, पिसिया में है तो पिसिया गिर गई, सब झड़ गया। हम क्या करेंगे? अब बाल बच्चे हम कैसे पालेंगे? क्या लगता है सरकार से कुछ मदद होनी चाहिए? तना हमें मदद करो, चाहे जो तुम देख, अगर ना हो तो इस पर अपने आओ तो खेतन दिख जाओगे। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? क्या करे चाहिए जो बताओ तुम। देखिए प्रीति, साफ तौर पे इनका कहना है कि हम करें, आखिरकार कहाँ जाएं, किससे अपनी फरियाद सुनाएं। कहीं
सरकार को हमारे प्रति बेहद संवेदनशील होना पड़ेगा, हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा, हमारी दुख दर्द को सहना पड़ेगा। लेकिन जरा उस किसान के स्थिति में खुद को रखकर सोचे हम लोग तो पता चलेगा कि पूरी जो मेहनत थी वो बारिश ने तबाह कर दी है, और उसके बाद मुआवजा कब मिलेगा, कब आकलन होगा, उसका कोई अता पता नहीं है, समय उसमें लग जाता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, अली शरर, संदीप और मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, यूपी में पोस्टर विवाद में हाईकोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है तो अब यूपी सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति के नुकसान को लेकर एक नया अध्यादेश लाया जाएगा। पोस्टर विवाद में योगी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी सरकार ने दंगाइयों को सबक सिखाने की ठान ली है, इसीलिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर अध्यादेश लाने की बात कही है। किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरने में अगर किसी भी सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इस पे की जा रही है। ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत धरना, प्रदर्शन और आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी। इससे विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये होर्डिंग लगाना गलत है क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी को नहीं ओपन कर सकते, पब्लिकली कर सकते, लेकिन राजा को चूंकि लगानी है, राजा को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, इसलिए राजा उद्देश्य आप अध्यादेश लेके आ गए। ये सरकार जनता के लिए चुनी गई है या राजा का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चुनी गई है? फिलहाल क्या अध्यादेश को आधार बनाकर 16 मार्च के बाद तक पोस्टर्स लखनऊ के चौराहों पर लगे रह सकते हैं, या फिलहाल सरकार इन पोस्टर्स को हटाकर भविष्य का आधार तैयार कर रही है, ये देखना होगा। अब सरकार ने आज कैबिनेट करके उत्तर प्रदेश पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी रिकवरी अध्यादेश को पारित कर दिया है और अध्यादेश के बाद अब बाकायदा नियमावली लाई जाएगी। इस नियमावली में इस बात का भी जिक्र होगा कि दंगा करने वालों की तस्वीरें यानी उनके पोस्टर सड़कों पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यानी सरकार के पास अब कानूनी तौर पर अधिकार भी आ गए हैं और लिखित तौर पर कागजात भी, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामे में भी सरकार इस अध्यादेश का जिक्र करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है अगले सप्ताह उसमें भी सरकार इस अध्यादेश का जिक्र करते हुए, इसका कापी लगाते हुए अपने पक्ष में फैसला कराने की कोशिश करेगी। फिलहाल लखनऊ की सड़कों पर ये पोस्टर यूं ही लगे रहेंगे और ये सन्नाम चेहरे लखनऊ में बदनाम होते रहेंगे। ब्यूरो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कैबिनेट ने इस अध्यादेश को पारित कर दिया, राज्यपाल के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इन सब के बीच बात विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की। तो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है जिसमें अखिलेश यादव समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। तो कोशिश यही है कि अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 के समर से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। तो फिलहाल बहुत सारे समीकरण बनते दिख रहे हैं क्योंकि होली में हमने देखा था कि किस तरह से पूरा सैफई परिवार एक साथ हुआ था, यादव परिवार एक साथ हुआ था सैफई में, और 3 साल बाद ये मौका था पहला जब शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव एक ही मंच पर नजर आ रहे थे। और वैसे भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव देख चुके हैं कि अलग अलग लड़कर कोई भी सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, ताकत कमजोर ही पड़ रही है। तो ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 2022 में चाचा भतीजे में एका हो जाए। तो लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी चलिए और अब बात करते हैं रामलला से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण शुरू होना है। तो ऐसे में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर 20 मार्च से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। नवरात्र के पहले दिन यानी कि हिंदू नववर्ष की भी जो शुरुआत होती है उस दिन रामलला को विधि विधान से शिफ्ट किया जाएगा। रामलला की पहली आरती खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। टेंट में विराजमान रामलला को अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट करने के लिए काशी से विद्वान आ रहे हैं। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की पहली आरती करेंगे।
बाद में आम भक्त भी पहले की तुलना में काफी नजदीक से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदी नववर्ष का शुभारंभ होता है और इसी दिन रामलला अपने नए स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान भगवान श्री राम स्वरूप की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रामकोट की परिक्रमा तो हर साल श्रद्धालु करते हैं, लेकिन इस बार संतों और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। 25 मार्च को रामलला को राम मंदिर निर्माण के निमित्त अलग स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस शिफ्टिंग के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे और रामलला की प्रथम आरती करेंगे। 9 वर्ष की पूर्व संध्या है, हिंदू नववर्ष उस दिन लगेगा, नवरात्र का प्रथम दिन है। ऐसे में 24 तारीख को बड़ी संख्या में साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे और वो रामकोट की परिक्रमा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुख्यमंत्री रामलला को शिफ्ट कराएंगे और उसके बाद 25 से ज्यादा विद्वान मंत्रोच्चार के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो मुख्यमंत्री जी के गुरुजी ही मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, अगुआ बने थे। तो मुख्यमंत्री जी के अंदर तो प्रसन्नता है ही राम जन्मभूमि के प्रति। सारा जीवन राम जन्मभूमि और राष्ट्र के लिए ही है मुख्यमंत्री जी का। अच्छा है, वो भी पधार रहे हैं, पहुँच रहे हैं, बहुत सुंदर होगा। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को हो सकती है, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी के साथ केबी शुक्ला की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।